नमस्कार दोस्तों, आई एम निशाद। इंडिया दैट्स मीन भारत एक ऐसा देश जो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है एंड इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सभी एक हैं। अगर हम बात करें किसी अदर देश की, अदर कंट्री की, तो ये सभी आपको देखने को इजीली नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी हमें इजीली देखने को मिल सकती है लैंग्वेज बेस, कास्ट बेस, रिलीजन बेस एंड रीजन बेस। इन सभी बेस पर आपको इजीली डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। इतनी सभी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर इंडियन। वाई? तो इसका एक बहुत सिंपल एंड एक खूबसूरत सा आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को इतने ग्रेटफुली एंड ग्रेसफुली क्राफ्टेड किया गया है कि इसके द्वारा हर एक इंडिविजुअल पर्सन की डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड लिबर्टी को गारंटेड किया गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से ब्रिज है इन सभी डाइवर्सिटीज़ के बीच में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डाइवर्सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से एक स्पीच डिलीवर की एंड उन्होंने कोशिश की है स्पीच तैयार करने की फॉर यूसीसी। इवन ये स्पीच तब आई जब कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले एंड नेक्स्ट ईयर 2014 में भी इलेक्शन होने वाले हैं। एंड इवन जो यूसीसी है उसको हमेशा दो रिलीजन के बीच में एक हॉट टॉपिक के रूप में देखा गया है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि यूसीसी क्या है, क्या इतने डाइवर्सिटी वाले कंट्री के अंदर क्या यूसीसी की जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूसीसी क्या है। सो व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी है क्या? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट्स मीन सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन लॉ। तो यूसीसी है। सो व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी है क्या? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट्स मीन सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन लॉ। यूसीसी एक प्रपोजल है इंडिया के अंदर जो रिमूव करना चाहता है पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉ से मतलब है कि जो रिलीजन बेस्ड लॉज हैं लाइक हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ जो डील करते हैं डिवोर्स, मैरिज, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन मैटर से, तो इन लॉज को रिमूव करके एक नया लॉ लाया जाए जो सभी सिटीजन्स पर इक्वली एप्लीकेबल हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस रिलीजन एंड सेक्स ओरिएंटेशन। तो ये है यूसीसी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर रिलीजन्स की, तो हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी रिलीजन्स देखने को मिल सकते हैं लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध एंड जैन एंड अदर रिलीजन्स भी। अगर हम इनको एग्जामिन करें तो सभी रिलीजन्स के अपने कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं एंड इन कस्टम एंड रिचुअल के बेस पर आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर जो मैरिज प्रोसेस है, डिवोर्स प्रोसेस है, मेंटेनेंस प्रोसेस है, एडॉप्शन प्रोसेस है एंड इनहेरिटेंस प्रोसेस है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड इन सभी मैटर्स से डील करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं पर्सनल लॉ। अगर मैं बात करूँ कॉमन पर्सनल लॉ की, जैसे कि हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, यहाँ पर एक बात आपको नोट करने लायक है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलीजन इंडियन बेस्ड है लाइक सिख, बुद्ध एंड जैन, ये तीनों रिलीजन भी ऐसे हिंदू ट्रीट किए जाते हैं इन हिंदू लॉ के। ओके, तो ये था आपका पर्सनल लॉ। अगर मैं बात करूँ कि पर्सनल लॉ को सबसे पहले कब कोडिफाई किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान पर्सनल लॉ को फर्स्ट टाइम कोडिफाई किया गया। इवन इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले या ब्रिटिश राज से भी पहले हिंदू एंड मुस्लिम एंड अदर रिलीजन एक साथ रहते थे एंड वे सभी अपने लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ऑन बेस कास्ट एंड रिलीजन, तो उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा फोकस ना करके उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू थे उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एंड जो मुस्लिम थे उनको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें अदर साइड जैसे गोवा, ओके, जहाँ पर थे पुर्तगालीज एंड पुर्तगालीज ने यूसीसी को अप्लाई किया गोवा के अंदर। ओके, तो गोवा ही इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर आज भी यूसीसी है, तो जिसको जाना जाता है गोवा सिविल कोड के नाम से। एक्चुअली इंडिया के अंदर पर्सनल लॉ को कहीं पर मॉडिफाई किया गया एंड 1951 से 1956 के बीच में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला जाता है हिंदू कोड बिल। ओके, एंड हिंदू कोड बिल को हमेशा विरोध किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो यूसीसी है उसकी सबसे पहले नीड कब पड़ी, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेगम साहबानो केस। ओके, अगर मैं इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँ तो इसका सिंपल ब्रीफली इंट्रोड्यूस ये है कि जो उनके हस्बैंड होते हैं अहमद, ओके, अहमद खां, वे दूसरी शादी कर लेते हैं एंड जो बेगम साहबानो उनको डिवोर्स दे देते हैं। ओके, डिवोर्स के बाद जो उनका मेंटेनेंस होता है, ओके, तो मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है जिसके बाद जो बेगम साहबानो वो अपने जो हस्बैंड है उन पर केस करती है या कह सकते हैं एक्स हस्बैंड उन पे केस करती है। ओके,
एंड केस ज़्यादा जाते ही सुप्रीम कोर्ट जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें सेक्शन 125 ओके सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो पर्सनल लॉ है वे अलग है, लेकिन जो सीआरपीसी है वो सभी के लिए कॉमन है ओके। एंड जिसके अकॉर्डिंग जो उनके हस्बैंड है उनको मेंटेनेंस जो है फिक्स करता है कि यस आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा बेगम साहबानों को ओके। तो ये इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन था बेगम साहबानों का। तो बेगम साहबानों केस में फर्स्ट टाइम देखा गया था यूसीसी की नीड को ओके। तो जिसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी उन्होंने इस जो जजमेंट है उसको इसका विरोध भी किया ओके। लेकिन यहाँ पर सबसे ये पहला केस था कि जब देखा गया कि यस यूसीसी जो है वो होना चाहिए। एंड उसके बाद जो बीजेपी है, बीजेपी ने हमेशा बीजेपी एंड जो आरएसएस है ओके इन्होंने हमेशा अपने जो मैनिफेस्टो है अपने मैनिफेस्टो में हमेशा एडवोकेट किया यूसीसी के लिए। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि जो यूसीसी है क्या वो सच में इतना सिंपल है जितना हमें दिखाया जा रहा है ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर यूसीसी क्या कहता है तो हम इसको देखते हैं। तो एक्चुअली यूसीसी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है ओके। ये पॉलिसीज एक ऐसी पॉलिसीज है जो स्टेट को मोटिवेट करती है फॉर वेलफेयर वर्क फॉर सिटीजन। तो सिटीजन्स के लिए वेलफेयर के वर्क करना वो स्टेट को मतलब एक तरह से मोटिवेट करती है ओके। तो यूसीसी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल है 44 के अकॉर्डिंग आता है। एंड अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स ओके, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट है जो सभी पर्सन्स को जो सिटीजन्स हैं ओके वो गारंटेड करता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड करता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को ओके। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 14 एंड 15, तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओके। कानून के लिए सभी व्यक्ति समान है एंड ओके एंड कानून सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। अगर बात करें 15 आर्टिकल की ओके 15 आर्टिकल आपको याद भी होगा कि 15 आर्टिकल पे एक मूवी आई। तो आर्टिकल 15 स्टेट करता है कि आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या फिर उसके सेक्स के बेस पे ओके। तो ये आर्टिकल 14 और 15 है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 25 से 28 जो कि रिलीजियस फ्रीडम देता है एंड इसके अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड उसको प्रमोट कर सकता है एंड उसको प्रैक्टिस कर सकता है। कुल मिला के आर्टिकल 25 से 28 जो है वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। जैसे कि हमने देखा कि सभी रिलीजन्स के अपने रिचुअल्स कस्टम्स हैं ओके। अगर यूसीसी को एप्लीकेबल किया जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर है किसके बीच में, रिलीजन्स कस्टम्स ओके एंड रिचुअल्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो यूसीसी है वो रिलेट करता है किससे, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। अगर यूसीसी एप्लीकेबल होता है तो आर्टिकल 25 और 28 वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वॉयलेशन होते हैं ओके। अगर मतलब यूसीसी को अगर एप्लीकेबल करना ही है तो एप्लीकेबल करने का बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि जो यूसीसी है वो किसी एक का नहीं, ये सभी कम्युनिटीज़ के लिए है ओके। तो यूसीसी जो है वो नॉन बायस होना चाहिए एंड यूसीसी के लिए सभी जो मतलब सभी से मतलब मोस्ट ऑफ जितनी भी कोशिश हो सके गवर्नमेंट की सभी से व्यू लिया जाए कि यस यूसीसी एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा ये भी कि जो यूसीसी है वो नॉन बायस तो होना चाहिए एंड जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को अपना जो व्यू है उसको क्लियर करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आजकल हमें बहुत सारे डिबेट यूसीसी पे देखने को मिल सकती है ओके। तो इस वीडियो में इतना ही एंड होप आपके लिए वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए कि आप जो अपना प्यार है वो हमें देते रहे। तो इसके साथ धन्यवाद एंड बाय।